हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है लिथोस्फेयर। हम पढ़ रहे हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, राइट। डोमेन्स क्या क्या रहेंगे अर्थ के, वो हम पढ़ रहे हैं। तो पहला आता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में जो लिथोस शब्द है ये लिया गया है ग्रीक लैंग्वेज से, जिसका मतलब है स्टोन। ओके, तो लिथोस का मतलब क्या आ गया? स्टोन, पत्थर। सो लिथोस्फेयर होता क्या है? ये है सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। जो हमारी अर्थ है उसका सॉलिड पोर्शन ये बना होता है रॉक से प्लस लेयर्स ऑफ सॉइल। जितनी भी चट्टानें हैं वो लिथोस्फेयर में आती हैं, और जो सॉइल की अपर लेयर है वो भी लिथोस्फेयर में आती है। ये दो तरह से हम कह सकते हैं, दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है कॉन्टिनेंट्स, सेकेंड है ओशन बेसिन्स। कॉन्टिनेंट्स क्या हुए? लार्ज लैंड मासेस। कॉन्टिनेंट्स को हम महाद्वीप भी कहते हैं, यानी जो लैंड के पीसीज हैं, लैंड के मास है, लैंड के टुकड़े हैं, वो सब किस में आएंगे? लिथोस्फेयर में। सेकेंड इज ओशन बेसिन्स, ह्यूज वाटर बॉडीज। बेसिन्स मतलब सिर्फ ओशन के बेसिन्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ह्यूज वाटर बॉडीज जो हैं हम कह सकते हैं। लेवल ऑफ वाटर रिमेन सेम एवरीवेयर। अगर आप अर्थ की बात करें तो जो पानी का लेवल होता है वो हर जगह सेम है। आप पैसिफिक ओशन की बात करें, आप इंडियन ओशन की बात करें, आर्कटिक ओशन की बात करें, तो जितने भी ओशंस हैं उन सब में जो पानी का लेवल है, वाटर लेवल है, वो सेम रहता है। नेक्स्ट आता है कॉन्टिनेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट्स में आता है, अब देखिए हमें पता है 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे एरिया वाइज क्या इनका जो है सीक्वेंस रहता है, क्योंकि ये भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन आता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट। और हमें ये तो पता है कि एशिया सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, बट बीच वाला सीक्वेंस नहीं हमें पता होता। तो अब हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। एरिया वाइज सबसे बड़ा है एशिया, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। बट ध्यान रखिए ये एरिया वाइज है, क्षेत्रफल के हिसाब से। अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें, जनसंख्या के हिसाब से बात करें, तो भी बड़ा जो है एशिया ही है, क्योंकि आप जानते हैं एशिया कितना बड़ा है। तो आपको ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, एरिया वाइज बात करें या पॉपुलेशन वाइज, एशिया सबसे बड़ा है। अब क्योंकि हम पॉपुलेशन वाइज बात कर रहे हैं तो एशिया के बाद आता है अफ्रीका, देन यूरोप, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओशिनिया एंड अंटार्कटिका। ओशिनिया में जितने भी आइलैंड्स हैं वो सब इसमें कवर हो गए, राइट। देन एशिया। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, एरिया वाइज क्या सीक्वेंस है, पॉपुलेशन वाइज क्या सीक्वेंस है। अब हम पढ़ेंगे जो भी कॉन्टिनेंट्स हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पूरी डिटेल यहाँ पे नहीं लिखी है। आप पूरी डिटेल वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हैं। हाँ, रिविजन के लिए ये वीडियो सही है। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एशिया। एशिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी हैं कि नॉर्थ ईस्ट में है, ये है, वो है, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करती है एशिया से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का हम डिग्रीज़ में मापते हैं तो कितना डिग्री पे आता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, राइट। प्लस 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ अर्थ। जो एशिया है ये कवर करता है 1/3 टोटल लैंड एरिया अर्थ का, राइट। फिर हम पढ़ते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका क्या है? ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों जो लैटिट्यूड्स हैं वो पास करते हैं। तो ये भी एक एमसीक्यू बनता है कि ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये तीनों पास करते हैं, तो वो है अफ्रीका। प्लस बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय सीज एंड ओशंस। प्लस अफ्रीका की सभी जगह जो है ओशंस एंड सीज है, मतलब पानी पानी से ये कवर्ड है, ठीक है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है। आपको पता होगा मैप में ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, अगर नहीं पता आप एक बार देख सकते हैं। तो जो ऑस्ट्रेलिया है उसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ अंटार्कटिका। सो अंटार्कटिका आपको पता है बिल्कुल साउथ में आता है। साउथ पोल भी अंटार्कटिका में जो है लाई करता है। यहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि यहाँ ये जो है आइस शीट से कवर्ड है, यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, टेम्परेचर बहुत कम रहता है। लेकिन अंटार्कटिका को अब यूज़ क्यों किया जाता है? रिसर्च के लिए इसे यूज़ किया जाता है। एक चीज़ ये भी है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड पे, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक पैक्ट साइन किया है जिसके अकॉर्डिंगली अंटार्कटिका में किसी का कब्जा नहीं है, मतलब वो किसी की लैंड नहीं है। बट वहाँ पे जाके अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये भी एक ट्रीटी है
मुझे उस ट्रिटी का ध्यान नहीं है, मैंने उसके बारे में पढ़ा था, बट बुक में तो नहीं दिया है वो। बट इस ट्रिटी के हिसाब से आप यहाँ पे सिर्फ जो है अपने रिसर्च बेसिस या रिसर्च स्टेशंस जो है वो खोल सकते हैं। सो अंटार्कटिका में 3 रिसर्च स्टेशंस जो हैं वो इंडिया के चल रहे हैं। फर्स्ट है दक्षिण गंगोत्री, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण गंगोत्री ये पहला कमीशन रिसर्च फैसिलिटी है जो एज ए सप्लाई बेस यूज़ हो रहा है। इन शॉर्ट, जो दक्षिण गंगोत्री है पहला रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में इंडिया का, दूसरा है मैत्री, तीसरा है भारती। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। भारती कब गया? मार्च 2013 में। ये परमानेंट अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन कमीशन बाय इंडिया, यह है परमानेंट अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन जो इंडिया ने वहाँ पे खोला है। नेक्स्ट आता है इस्थमस। अब इस्थमस क्या होता है? एक नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की ज्वाइनिंग 2 लैंड मासेस। इमेजिन कीजिए यहाँ पे भी एक लैंड मास है, यहाँ पे भी एक लैंड मास है, राइट। दोनों जो है एक पतली सी सड़क, या आप ये मान लीजिए पतली सी सड़क के थ्रू या पतली सी रास्ते के थ्रू दोनों जो लैंड मास हैं वो कनेक्टेड हैं, तो उसे हम उस पतली सी सड़क को कहेंगे इस्थमस। एक नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की जो दो लैंड मासेस को कनेक्ट करती हैं, उसे कहते हैं इस्थमस। अब वैसे ही इस्थमस ऑफ पनामा है, ठीक है। ये क्या करती है? ये एक नैरो स्ट्रिप है जो कनेक्ट करती है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ। अभी हमने पढ़ा लिथोस्फेयर, नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फेयर। अब हाइड्रोस्फेयर जो है वो हुडोर ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है वाटर। अब देखिए, आपको ये तो पता ही होगा कि अर्थ का 71% से ज़्यादा जो सरफेस है उस पर क्या है? वाटर है। अब ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। ये तो हमें पता है कि अर्थ में 71% से ज़्यादा पार्ट पे वाटर है, बाकी में लैंड है। अब जो इस 71% को आप 100% कंसिडर करेंगे, मतलब जो टोटल वाटर है अर्थ पे, यानी कि जो 71% है टोटल वाटर है अर्थ पे, उसका जो 97% वाटर है वो ओशंस में पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। क्योंकि ओशंस में पाया जाता है, ओशंस का पानी कैसा होता है? खारा होता है, सॉल्टी होता है, पीने लायक नहीं होता। इसलिए आप कह सकते हैं कि अर्थ में पीने के लिए बहुत ही कम जो पानी अवेलेबल है, क्योंकि 97% ओशंस में है, बाकी कुछ ग्राउंड वाटर की फॉर्म में है, यानी कि जो पृथ्वी में है, और कुछ जो है वो आइस शीट्स की फॉर्म में है, बर्फ़ की फॉर्म में है, तो फ्रेश वाटर जो है वो बहुत ही कम रह जाता है। अब यहाँ पे हम ओशंस की बात करेंगे साइज़ की फॉर्म में कि कौन सा ओशन बड़ा है, कौन सा ओशन छोटा है। सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, नेक्स्ट इज़ अटलांटिक ओशन। पहला है पैसिफिक ओशन, फिर है अटलांटिक ओशन, फिर है इंडियन ओशन, फिर है साउदर्न ओशन एंड देन आर्कटिक ओशन। फिर से रिवाइज करेंगे, साइज़ के हिसाब से है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। अब यहाँ पे हर ओशन के बारे में एक जो है पॉइंट दिए हैं, उसे पढ़ लेते हैं। पहला है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है सर्कुलर है शेप में, तो अगर आप मैप की तरफ देखें तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि क्या साइज़ जो है, क्या शेप बन रही है पैसिफिक ओशन की। ये है सर्कुलर इन शेप, कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन बाय बेरिंग स्ट्रेट। ओके, ये आर्कटिक ओशन का था। फिलहाल पैसिफिक ओशन में इतना ही है कि सर्कुलर है शेप में। आर्कटिक ओशन का है कि जो आर्कटिक ओशन कहाँ पे है? नॉर्थ में है, आर्कटिक सर्कल के पास है, तो ये पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्टेड है बाय बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू। नेक्स्ट है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन जो है वो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के राइट साइड पे आता है, ठीक है। तो अटलांटिक ओशन जो है ये एस शेप फॉर्म में है, ये भी आप मैप में देख सकते हैं। इसकी कोस्ट लाइन जो है वो हाईली इंडेंटेड है, मतलब तीखी जैसी है, ठीक है। बिजिएस्ट ओशन, तो बिजिएस्ट ओशन ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि बिजिएस्ट ओशन कौन सा है, तो वो है अटलांटिक ओशन। देन कम्स इंडियन ओशन। इंडियन ओशन जो है ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है इन शेप, और इंडियन ओशन इकलौता ऐसा ओशन है, सिर्फ एक ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है, दैट इज इंडियन ओशन का नाम जो है वो इंडिया के नाम पर रखा गया है। नाउ थर्ड इज़ एटमॉस्फेयर। इससे पहले हमने पढ़ा लिथोस्फेयर के बारे में, हाइड्रोस्फेयर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे थर्ड डोमेन ऑफ द अर्थ, दैट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है वेपर। एटमॉस्फेयर है क्या? इट इज़ अ लेयर ऑफ गैसेस के लेयर है। इसमें मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज होती हैं। नाइट्रोजन जो है वो है 78%, ऑक्सीजन जो है वो है 21%। अब हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर गैसेस के लेयर है, तो अब हम उन्हीं लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे नीचे आती है ट्रोपोस्फेयर, देन उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, उसके ऊपर मेसोस्फेयर, उसके ऊपर थर्मोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर। ये गैसेस की लेयर है, ये हमें इसी सीक्वेंस में याद रखनी होती है। इसके बारे में और डेप्थ में हम
प्रीवियस क्लास हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो छोटी क्लास है, तो 6th क्लास में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, इनके लेयर्स के बारे में ही दिया है, इनके नाम ही दिए हैं, दैट इज़ ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, thermosphere and exosphere. So next is the density of atmosphere varies with height. It is maximum at sea level and decreases rapidly as we go up. So जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है वो हाइट के साथ वेरी करती है, सी लेवल पे ये मैक्सिमम होती है, मतलब अर्थ के सरफेस पे सी लेवल पे आप कह सकते हैं डेंसिटी जो है एटमॉस्फेयर की मैक्सिमम है। उसके बाद जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बन सकता है एमसीक्यूज़ में। नेक्स्ट है द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स। टेम्परेचर भी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी एंड टेम्परेचर जो है दोनों ही अपवर्ड्स में जाके क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। देन दैट्स वाई क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एयर। तो क्लाइंबर्स यानी जो पर्वतारोही होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्यों रखते हैं? क्योंकि उनको यही प्रॉब्लम होती है, जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की एयर की वो रिड्यूस होती है ऊपर जाके, इसलिए उन्हें अपने साथ जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाने पड़ते हैं। So this was about atmosphere. So this is the last domain of earth, that is biosphere. इससे पहले हमने पढ़ा लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, नाउ बायोस्फेयर। सो बायोस्फेयर क्या है? दिस इज द डोमेन ऑफ लाइफ। हम क्या पढ़ रहे हैं? द मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, राइट। अब ये क्या है? डोमेन ऑफ लाइफ, मतलब जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब ये भी जो बायोस्फेयर में जो बायोस है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है लाइफ, राइट। तो बायोस्फीयर है क्या? इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, एयर एंड वाटर। ये एक नैरो जोन है कॉन्टैक्ट का लैंड, एयर और वाटर के बीच में, मतलब जहाँ पे लैंड भी है, जहाँ पे एयर भी है और जहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है। जहाँ पे ये तीनों चीज़ें हैं लाइफ वहीं पे एग्जिस्ट करेगी। अगर इनमें से एक चीज़ भी मिसिंग है तो वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर लैंड है, अगर एयर ही नहीं है तो ऑब्वियसली हमें ऑक्सीजन चाहिए, लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। एयर भी है, वाटर भी है, लैंड ही नहीं है तो हम रहेंगे कहाँ पे? हमें लैंड तो चाहिए रहने के लिए। लैंड है, एयर है, बट पानी नहीं है, पानी के बिना तो इंसान रह ही नहीं सकता। तो ये तीनों चीज़ें जहाँ पे होंगी वहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी, एंड दैट्स वाई बायोस्फीयर को कहते हैं द डोमेन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में थोड़ा सा दिया था लास्ट में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है एयर का। जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ से जो एमिशन होता है, ये जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, व्हीकल्स हैं, इनमें से जो गैस निकलती है, धुआं निकलता है, वो क्या करता है? एयर को पॉल्यूट करता है। एक्चुअल में वो होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इंडस्ट्री से क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। थर्मल पावर प्लांट से क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारी कारें हैं, ट्रक हैं, व्हीकल्स हैं, इनसे क्या प्रोड्यूस होता है? धुआं निकलता है, वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब क्या करते हैं? एयर को पॉल्यूट करते हैं। एंड जैसे ही इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अर्थ पे ज़्यादा हो जाएगा तो ग्लोबल टेम्परेचर यानी जो टेम्परेचर है अर्थ का वो भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, राइट।